आप एआई की बात कर रहे हो, एआई तक भारत जानता था। जो कृष्ण जी ने अर्जुन की अभिमन्यु से बात कराई थी वो एआई तो था और क्या था। अखिलेश जी यहाँ रैली करने आए, आप बताइए कौन सी विधानसभा आपको ऐसी लगती है जिसे अखिलेश जी जीत लेंगे? ना वो गौतम बुद्ध नगर की कोई विधानसभा जीत सकते, ना बुलंदशहर की जीत सकते, ना गाजियाबाद की जीत सकते। किसी भी जिले में उनका कोई धेला उठने वाला नहीं है। वो व्यर्थ में यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 125 विधानसभाओं से उन्होंने लोगों को यहाँ बुलाया था और उसमें 125 में भी जो उन्होंने व्यवस्था की थी पंडाल की, वहाँ की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं और वहाँ उतनी संख्या नहीं आ पाई जितना वो सोचते थे। तो यहाँ जनता ने जवाब दे दिया उन्हें कि उनका ना पश्चिम में कुछ है, ना उनका कोई धेला यहाँ से उठने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारे साथ शिक्षा MLC श्रीचंद शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं शिक्षा विभाग में इन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं, क्या राजनीति का सफ़र रहा है। सर, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप शिक्षक MLC बने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आपने वो किला ढहा दिया जिसको कभी कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके द्वारा जो आपके दर्शक ये देख रहे हैं बाइट, उनको सबको नमस्कार करता हूँ। और व्यक्ति का खुद का पुरुषार्थ नहीं होता, ये तो बहुत सारे लोग उसको सहयोग देते हैं, उसे आगे बढ़ाने में उनका सहयोग होता है। मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ी थी। इससे पहले माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी 50 साल MLC रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका रिकॉर्ड था, उन्हें कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन ये भी बात सही है कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कभी लड़ी भी नहीं थी शिक्षक MLC का चुनाव, पहली बार भाजपा लड़ी। तो मैं भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिलो जान से मुझे चुनाव लड़ाया, तो इसलिए मैं चुनाव जीता। कोई बड़ा चमत्कार का विषय नहीं है। और शिक्षकों ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। हमारे जो वित्त विहीन के शिक्षक हैं, विद्यालय CBSE स्कूल्स के शिक्षक हैं और हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक हैं, उन सब का स्नेह भरपूर मिला, तभी वो चुनाव जीता और एक बड़ा विषय हुआ। जब आप MLC बने, अभी तक सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आई है? MLC बनने के बाद मुझे पार्टी ने शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश संयोजक बनाया। हमारे यहाँ संयोजक कहा जाता है, तो प्रदेश संयोजक बनाया। तो उसके बाद हमारे सामने वो चीज़ें जो एक लंबे समय से लोगों की मांगें चली आ रही और पूरी नहीं हो पा रही थी, वो हमारे सामने चुनौतियाँ थी। जैसे हमारे पूर्वांचल के कुछ जिलों में तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा था, तो सुप्रीम कोर्ट के कारण उनकी सेवाएं समाप्त हो गई थी डिसीजन के कारण। तो उनको फिर से कैसे सेवा में लाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलकर वो विषय उनका रखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी दूर की और उनको 25,000 रुपये और 30,000 रुपये मानदेय पर उनकी व्यवस्था कर दी। बड़ी चुनौती हमारे सामने ये थी कि हमारे जो शिक्षा मित्रों का और सरकार के बीच का तालमेल बिगड़ा हुआ था। 2017 में जब हमारे शिक्षा मित्र सेवा से बाहर हुए थे, तब उस समय 3500 रुपये मानदेय पर आ गए थे। उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये माननीय योगी जी ने किया था, योगी सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने किया था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने वो तालमेल को बिगाड़ने का काम किया, आंदोलन का रास्ता अपनाया, सरकार विरोधी रास्ता अख्तियार किया। उसके परिणाम स्वरूप तालमेल बिगड़ा और वो दोबारा उनका मानदेय नहीं बढ़ पाया। तो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती यही थी कि मैं इसको ठीक करूं। और मैंने जो इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील यादव जी और अजय सिंह जी, ये सब लोग, और द्विवेदी जी, ये सब लोग मुझे मिले, इन्होंने अपनी बात रखी। तो मैंने कहा भाई आप लोग हमसे मिलकर चलते तो पहले भी समस्या आपकी हल हो सकती थी। लड़कर आपका रास्ता नहीं बन पाएगा, आप बिला वजह सपा के हाथों में खेल रहे हो, विपक्ष के हाथ में खेलने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उन लोगों ने जो है फिर हमारे साथ मिलना चलना तय किया। परिणाम आया, हमने सरकार के उनके बीच में पुल का काम किया और उनकी जो कठिनाइयां थी उन्हें दूर कराने का काम किया। और धीरे धीरे माननीय योगी जी ने, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि इनकी समस्याएं हल हों, हमारी पूरी पार्टी चाहती थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन, हमारे जो शिक्षक विधायक और ग्रेजुएट विधायक थे, वो सब हमारे साथ चलते थे। हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखी। तो अंततोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका मानदेय बढ़ा दिया और वो जो 10,000 रुपये मानदेय भी हमारी सरकार नहीं बढ़ाया था, उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया। और अनुदेशों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जो शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, वित्त विहीन शिक्षकों, एडेड कॉलेज के शिक्षकों, आशा बहनें और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सबको, और शिक्षणेतर कर्मचारी भी, शिक्षक भी और शिक्षणेतर कर्मचारी भी, इन सबको आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत इनको लिया गया। केवल इनको ही नहीं, इन पर आश्रित इनके परिजनों को भी
5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त में कराने की सुविधा सरकार ने दे दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम माननीय योगी जी ने किया है, तो इसको मैं धन्यवाद देता हूं उनका और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अभी हाल ही में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव यहाँ पर एक रैली का आयोजन कर गए। कह रहे हैं कि उन्होंने 2027 के चुनाव का शंखनाद यहीं से ही किया है। अब तमाम लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ अखिलेश यादव शुरुआत इसलिए की है, उन पर एक आरोप है कि जब वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के तो वो नोएडा कभी नहीं आए। आपको लगता है कि ये जो एक प्रण था, एक कसम थी, एक जो भ्रम था पुराने मुख्यमंत्री, वो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए आपके सामने है, वो कौन से अंधविश्वास में जी रहे थे। इस क्षेत्र के विकास को अछूता छोड़ रखा था उन्होंने। यहाँ पर माननीय योगी जी, गिनती नहीं है कितनी बार योगी जी आए हैं और यहाँ का विकास अब कितनी तेज गति से हुआ है। और यहीं का नहीं, पूरे प्रदेश का, चाहे यहाँ पूंजी निवेश हुआ है। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव तो अब इस समय उतर चुके हैं ज़मीन पर, यानी 45 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव योगी जी लेकर आए हैं निवेश के ऊपर उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने बहुत तेज गति से पूरे प्रदेश में विकास के पहियों को दौड़ाया है। अखिलेश जी यहाँ रैली करने आए, आप बताइए कौन सी विधानसभा आपको ऐसी लगती है जिसे अखिलेश जी जीत लेंगे? ना वो गौतम बुद्ध नगर की कोई विधानसभा जीत सकते, ना बुलंदशहर की जीत सकते, ना गाजियाबाद की जीत सकते। किसी भी जिले में उनका कोई धेला उठने वाला नहीं है। वो व्यर्थ में यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 125 विधानसभाओं से उन्होंने लोगों को यहाँ बुलाया था और उसमें 125 में भी जो उन्होंने व्यवस्था की थी पंडाल की, वहाँ की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं और वहाँ उतनी संख्या नहीं आ पाई जितना वो सोचते थे। तो यहाँ जनता ने जवाब दे दिया उन्हें कि उनका ना पश्चिम में कुछ है, ना उनका कोई धेला यहाँ से उठने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी विपक्ष के नेता को सीरियसली लेती कभी किसी चुनाव में, अभी की फिलहाल की स्थिति देखते हुए? जो लीडर स्वयं को सीरियस नहीं लेते उनको क्या सीरियस लेना? वे खुद अपने प्रति, अपने दल के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति सीरियस नहीं है। जो चाहे मन में बोल देते हैं, जिसके जो मन में आए वो बोल देता है। आज का आपने देखा, बनारस में एक व्यक्ति ने बच्चे से पूछ कर तुम क्या है, तुम्हारा नाम, वो उसने बताया कि मेरा नाम फलाम मिश्रा है, तो उसको चांटे जड़ दिए। यादव थे, वो यादव थे जिसने चांटे जड़े हैं। तो माने ये जातियों को लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का आदमी है, उसके पक्ष में सपा का जिलाध्यक्ष बोला है। तो ये इनकी ये आचरण है, इनके ये खुद गंभीर नहीं है समाज के प्रति, ये खुद गंभीर नहीं है, ना ये मुद्दों के प्रति गंभीर है, तो इनको क्या गंभीरता से लेना? जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाता हूं तो तमाम लोग जो आपकी पार्टी को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि अगर आप भर्तियों की बात करें तो अखिलेश यादव में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। आप किसी भी भर्ती में चले जाएगा, 100 भर्तियां निकली हैं तो कम से कम 80 भर्तियां उसमें यादवों की मिलेगी। क्या आज भी कुछ ऐसा संभव है आपकी सरकार में? नहीं, आपको सामने ये तथ्य हैं। 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों की भर्तियां योगी जी की सरकार में दोनों रिजीम में अब तक हुई हैं और उन भर्तियों में न तो कोई ये आरोप लगा सकता कि कोई भाई भतीजावाद चला हो, किसी की सिफारिश हुई हो, किसी का लेन देन चला हो, कोई चीटिंग हुई हो। हर प्रकार से योग्यता पर आधारित युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो ये बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ऐसे ऐसे गरीब लोग जो बेचारे, जिनकी जेब में किराया नहीं था जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके बताते हुए कि साहब ये सरकार ना होती तो हमें तो कभी रोजगार मिलता ही नहीं, हमें कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। उनको अवसर मिला, योग्यता के आधार पर सरकार ने नौकरियां दी हैं। सीखना चाहिए अखिलेश जी को भाजपा से और अपने योगी जी से। लेकिन शर्मा जी एक बात बताइए, तब आप इतने काम गिनवा रहे हैं भाजपा के, विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, जब भी कोई उनसे काम की बात करें तो कहते हैं हम तो शिक्षा की बात करें, तो रोजगार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा जब से आई है बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है प्रदेश में। कहीं आपको ऐसा दिखता है? 2 से 2.5 करोड़ से ज़्यादा तो ऐसे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं जिन पर लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला है। और मैंने अभी बताया था कि 8.5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब यूपी में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसके अलावा जो पूंजी निवेश आया है और उसके कारण से जो रोजगार के अवसर मिले हैं, तो उससे हमारा युवा प्रसन्न है। और जो बेसिक इनकम है हमारे यहाँ के लोगों की, जो वो स्तर बढ़ा है, आप उसका अध्ययन करके देख लीजिए। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके देख लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था तो सुधरी है, उत्तर प्रदेश का जो स्तर है वो सुधरकर पूरे देश में अगले 3 प्रदेशों में से एक प्रदेश अब इस समय उत्तर प्रदेश है हमारा। देखिए, जब भी कोई विधायक बनता है, कोई एमएलसी बनता है, एक कहा जाता है उसके पास एक सपना होता है या एक ऐसा काम जिसको करना चाहता है, कराना चाहता है। आपके पास कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है शिक्षा विभाग के लिए? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह के और सोच के चला था कि हम
शिक्षा व्यवस्था में उन चीज़ों को शामिल करेंगे जो हमारी भारतीय ज्ञान की उपलब्धियां हैं, भारतीय ऋषि मनुष्यों का योगदान है सोसाइटी के निर्माण में, जो दुनिया को ज्ञान भारत ने देने का काम किया है। भारत विश्वगुरु रहा है, भारत ने दुनिया से सीखा नहीं, भारत को सिखाने का काम किया है। मैं ये दावे से कहता रहा हूँ, प्रोफेसर्स के द्वारा चुना गया हूँ, शिक्षकों के द्वारा चुना गया हूँ, कि कोई ऐसी नॉलेज बता दीजिए जो भारत के पास नहीं थी, भारत ने दुनिया से सीखी। भारत ने दुनिया को सिखाने का काम किया है। एक भी चीज़ आप ऐसी नहीं बता सकते जो, ठीक है, बीच का कालखंड ऐसा आया जब हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हो गए, उस बीच में हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान को डुबोने का काम लोगों ने किया है। मैं तथ्यात्मक ढंग से बात कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो भारत के पास नहीं थी। आप एआई की बात कर रहे हो, एआई तक भारत जानता था। जो कृष्ण जी ने अर्जुन की अभिमन्यु से बात कराई थी वो एआई तो था, और क्या था। ऐसे तमाम मैं आपको बता सकता हूँ चीज़ें जो विज्ञान के प्रयोग भारत बहुत पहले करके देख चुका है, कर चुका है। दुनिया विज्ञान के चरमोत्कर्ष को भारत छू चुका था। तो भारत की ज्ञान परंपरा सिलेबस में शामिल हो, और सिलेबस में से वो चीज़ें हटें जो हमारे लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम करती हैं। माननीय मोदी जी ने जो कहा कि हम गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें और अपनी विरासत पर गर्व करें, तो उस पर हमारा शिक्षा विभाग भी आगे बढ़ रहा है और हम भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जब मोदी जी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे तो अखिलेश यादव, जो आपको पता ही है, एक आरोप लगाते हैं हमेशा से कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को तो हमने आगे बढ़ाया था। वो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा फीता काटने का काम करती है बस। देखिए, अखिलेश जी स्वयं ही बता दें कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, उनके क्या प्रयास थे। क्या उनके द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया था? क्या उनके द्वारा इस योजना को शामिल किया गया था प्रोजेक्ट में? ये प्रोजेक्ट उस समय आया था जब हमारी और मायावती जी की मिलीजुली सरकार थी। उस समय ये अस्तित्व में यमुना प्राधिकरण आना शुरू हुआ था। उस समय प्रावधान किया गया था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए केवल योजना बनाई गई। उसके लिए ना तो अधिग्रहण हुआ, ना उसके लिए कोई पत्रावली आगे बढ़ी। अब स्वयं मायावती जी ने भी इस बात को कहा है कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पत्रावली को रोक के रखा, आगे नहीं बढ़ाया। तो उनके समय में कोई काम हुआ ही नहीं, तो सपा में कौन सा काम हो गया। मोदी जी जब केंद्र में आए हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ से सांसद थे, उनको मोदी जी ने एविएशन मिनिस्टर बनाया हुआ था। उन्होंने ये प्रयास किया, डॉक्टर महेश शर्मा जी इस एयरपोर्ट को यहाँ लेकर आए। इसमें सपा का कुछ नहीं है, ये केवल भाजपा सरकार की देन है, डॉक्टर महेश शर्मा जी की और माननीय मोदी जी की देन है। आप खुद शिक्षा विभाग से आते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक मोबाइल एक ऐसी चीज है, आजकल सबकी जरूरत बन गई है। मोबाइल से लोग बिगड़ रहे हैं, मोबाइल से लोग सुधर रहे हैं, मोबाइल से लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल ही लोगों को बिगाड़ रहा है। जो हमारे शिक्षा हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, युवक हैं, आपके अनुसार मोबाइल को किस तरीके से यूज करना चाहिए हम लोगों को? नहीं, मैं तो विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि तकनीकी का उपयोग अपने ज्ञान वर्धन में करें, तकनीक में फंसने का काम ना करें। ये बहुत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। जैसे विद्युत है, विद्युत के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन विद्युत के तार को तो ढक के रखा जाता है ना, तार को छुएंगे तो करंट लगेगा। इसी तरह की ये तकनीक है, चाहे वो हमारा मोबाइल है, चाहे टीवी है, चाहे अन्य चीज़ें हैं, उनका बहुत कम और सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। कौन सा कंटेंट हमें देखना है, कौन सा नहीं देखना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस पर विशेष ध्यान अभिभावक भी दें, बच्चे भी दें, शिक्षक भी दें, ये मेरी अपील है।